एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नेचर क्या होता है, जैसे आप किसी भी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आप उसको नेचर जानने की कोशिश करते हैं, आपका नेचर क्या है, आपके फ्रेंड का नेचर क्या है, और उसी के हिसाब से हमारी पूरी को पर्सनालिटी या फिर जो भी होता है वो डेवलप होता है, या फिर हम सामने वाले को जानते हैं। और जैसे जो लोग हमें हमारे नेचर के मिलते हैं तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़ का नेचर होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है? तो इस बात का आंसर अब हम निकालते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो यूनिटरी, दूसरा फेडरल। ठीक है, अब यूनिटरी मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले यूनिटरी मतलब यूनिटरी सिस्टम, एक यूनिट का सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें क्या है, कोई भी लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, कंट्री का कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज़ें हैं कंट्री की, हर चीज़ यूनिटरी गवर्नमेंट हमारी, चाहे सेंट्रल अफेयर्स हो, चाहे स्टेट के अफेयर्स हो, चाहे कोई कहीं पे भी, सारे अफेयर्स सब चीज़ क्या कर रही है, एक गवर्नमेंट संभालती है और उसकी ही पूरे देश में चल रही है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकात्मक गवर्नमेंट को, हिंदी में थोड़ा सा बात बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट आता है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है कि मेरे माइंड से स्लिप हो गया एक्चुअली, गवर्नमेंट राज फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट और सेंट्रल के फंक्शंस अलग अलग हैं। मतलब स्टेट अपनी जगह पे काम कर रही है और स्टेट अपनी जगह पे काम कर रही है, और एक ये दोनों मिला के एक कंट्री बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल 50 स्टेट्स हैं अमेरिका, यूएसए के अंडर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये अमेरिका है और इसमें ये स्टेट्स हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, फेडरल सिस्टम चल रहा है। ये सारी स्टेट्स जो है इंडिपेंडेंट है, पर इसमें क्या है, एक सेंट्रल, ये मिलके एक सेंटर बनाती है जो कि है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 50 स्टेट्स हैं। और ये सारी स्टेट्स इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करती है, जो इनके अफेयर्स होते हैं उनको संभालती है। प्लस में जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो पूरे यूएसए के अफेयर्स को चलाता है। तो हमने ये समझ लिया कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है और एक सेंट्रल यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है और एक फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। अब इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया को क्वाजी फेडरल कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी हैं और साथ के साथ फेडरल फीचर्स भी है। ठीक है, तो समझते हैं हम 4-5 पॉइंट से। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट होती है। सबसे पहले तो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है और दूसरी हमारी सेंटर की गवर्नमेंट होती है। अभी सेंटर पे हमारी बीजेपी है, और अगर हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अभी भी राजस्थान में बीजेपी है। ठीक है, पर इसमें दूसरी पार्टीज भी हो सकती हैं। तो इसके बाद बात करते हैं, तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। Powers are divided and both are independent in their own spheres. पावर्स डिवाइडर, यूनियन के सब्जेक्ट्स अलग हैं और स्टेट प्लस के सब्जेक्ट्स अलग हैं, कॉन्करेंट पे दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें पावर्स जो है वो डिवाइड हो रखी है कि स्टेट अपने काम खुद संभालेगा, सेंटर अपने काम खुद संभालेगा। कोई ज़्यादा ही इशू होते हैं तो सेंटर स्टेट मिलकर संभाल लेंगे। ठीक है, पावर्स आर डिवाइडेड एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है, ना सेंटर स्टेट के उसमें जाता है, उसके स्फेयर्स में काम करने, ना स्टेट सेंटर के स्फेयर्स में काम करने जाता है। ठीक है, दोनों अपना काम खुद देखते हैं इंडिपेंडेंटली, अपनी अपनी स्टेट अपनी कंट्री को चलाते हैं, अपने अफेयर्स को मैनेज करते हैं। बोथ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट, ये दोनों गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है, ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेशन के साथ, कि स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई काम ही नहीं हो सकता बिना सेंटर गवर्नमेंट के, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने अफेयर से अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम कर रही है तो वो कर सकती है, सेंटर गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है, कोई भी इनके इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं सबऑर्डिनेशन। ठीक है, मेजर पावर्स रेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, आई सेंट्रलाइज। अब देखो ये यूनिटरी पॉइंट है। ठीक है, जो मेजर पावर्स, जो अच्छी बड़ी पावर्स, जो ज़्यादा पावर्स है, वो किसके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। इस पॉइंट से बताता है कि हमारा सिस्टम कहाँ यूनिटरी है। इसमें तो फेडरल है, फेडरल का तो काम ही है ये डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया, या फिर पावर को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करना। तो ये तो सारे फेडरल फीचर्स। अब ये यूनिटरी फीचर है जिसमें क्या बोलता है कि मेजर जो पावर्स है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, और पावरफुल। फेडरल गवर्नमेंट का अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट का अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यूके। ओके, तो इसके
बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हाँ, वैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वाजी फेडरल, क्योंकि इसमें यूनिटरी के भी फीचर्स है, फेडरल स्टेट के भी फीचर्स हैं। ठीक है, तो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या क्या फीचर्स ऐसे होते हैं, क्या क्या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है जो इम्पोर्टेंट हो। तो 5 करेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ लिख रखी है, तो वन बाय वन उसको कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे पहले डिवाइड होनी चाहिए पावर्स किसमें, सेंटर और स्टेट में। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होनी चाहिए। और ये जो दोनों लोग हैं, सेंटर और स्टेट, ये कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी गवर्नमेंट को चलाने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया एक हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है और राजस्थान बोल रहा है अरे नहीं मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तो ऐसा नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेशन के साथ अपना देश चलाएंगे। ठीक है, दूसरा फेडरल फीचर है ये पहला। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा फेडरल फीचर क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम रहना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। उसके ही प्रेमाइसिस में, उसके ही पैरामीटर में सारे लोग, सारी गवर्नमेंट अपने अपने काम करेगी, अपने पावर एक्सरसाइज करेगी, अपने अफेयर्स में डिसीजन देगी, अपने जो भी काम है वो करेगी। ठीक है, एवरी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो, चाहे नेशन की बात कर रहे हो या फिर स्टेट की बात कर रहे हो, तो ये कंट्रोल और सबॉर्डिनेट होगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही चीज़ सुप्रीम है और उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे, ये दोनों नेशन और स्टेट, ये दोनों मिलकर वर्क करेंगे। तीसरी चीज़ आती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए कि एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिटर्न क्यों होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि टू रिमूव अनसर्टेनिटी। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा है, पहले किसी ने कुछ बोला फिर कोई कुछ बोलेगा, तो ऐसे अनसर्टेनिटी आएगी, क्योंकि 10 लोग 10 ओपिनियन। तो इस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, डिसअग्रीमेंट्स को हटाने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक में फाइल अप करके एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। बनाओगे। तो फोर्थ स्टेप पढ़ रहे हैं जो कि है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या होती है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जल्दी से अमेंड नहीं हो सकता। ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, बट स्टिल इसमें रिजिडिटी का प्रोविजन हमेशा हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स आर रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड। जो भी कोई अमेंडमेंट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर एग्जांपल कोई बिल आया अमेंडमेंट के लिए, जैसे पब्लिक ने बोला कि हमें ये अमेंडमेंट चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले बिल आएगा, फिर वो लोकसभा में पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी या फिर सिंपल मेजॉरिटी से, उसके बाद राज्यसभा में, और फिर उसके बाद एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट लगेगा, और उसके बाद फाइनली वो एक नया अमेंडमेंट बन के तैयार होगा या फिर एक नया लॉ बन के तैयार होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही लॉन्ग है, और इसमें बहुत बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। इसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो अमेंड नहीं हो सकते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फॉर एग्जांपल बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर एग्जांपल सोवरेनिटी, सोशलिटी, सेक्युलर है इंडिया, तो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल है जो कि अमेंडमेंट नहीं हो सकते। इसमें एक बहुत ही नोन केस है केशवानंद भारती का, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और रे बेरेबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी केस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिफ्थ आता है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, कोर्ट क्या है, कोर्ट हमारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करता है हमेशा। ठीक है, तो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कोई भी, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है, कोई भी अपना वो कर रहा है तो उसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही सुप्रीम रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जो उनको डायरेक्शन दी थी, जो जो चीज़ें बता दी, उसके अकॉर्डिंग ही दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुप्रीम मानती है। जो कोर्ट है वो क्या होता है, गार्जियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये जो कोर्ट होता है वो अपने जो कोर्ट होता है वो एक फाइनल इंटरप्रेटर होता है, चाहे कोई भी डिस्प्यूट हो सेंटर या स्टेट के बीच में, तो कोर्ट जो डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होता है और कभी कभी नॉन बाइंडिंग होता है, या फिर तुम उस पर पिटीशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात आती है फाइनल डिसीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके आगे 5-6 फीचर्स और हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रोविजंस और हैं, वो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रियम्बल पे शिफ्ट होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अगले वीडियो में।